हमारा लास्ट यूनिट बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो हमने चैप्टर लास्ट किया था फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, वो बेस था। मेन हमारा जो चैप्टर है, मेन हमारा इकोनॉमिक मुद्दा है, इकोनॉमिक टॉपिक है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बेटा आप लोगों को ना ये बड़ी रेफरेंस सुनी होगी आप लोगों ने कभी, कि इकोनॉमिक पावर कौन होता है, सुपर पावर कौन होता है। आज दुनिया में सुपर पावर अमेरिका को कंसिडर किया जाता है, या 1945 के बाद हम कह सकते हैं वर्ल्ड पावर कौन बना, अमेरिका बना। ठीक है, नाउ एक हम रिफ्ट देख रहे हैं, एक हम वो कह रहे हैं ना कंपटीशन देख रहे हैं फॉर बीइंग एन इकोनॉमिक सुपर पावर इज बिटवीन अमेरिका एंड चाइना। ठीक है ना। ठीक है, हमारी इकोनॉमी लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होगी, पर कैपिटा हमारा वीक है, बड़े इश्यूज है, तो हम उस रेस में अभी चौथे पांचवें नंबर पे हैं। और सस्टेनेबिलिटी का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत बड़ा होता है। सस्टेनेबिलिटी तो आजकल अमेरिका को भी क्वेश्चनेबिलिटी में आ गई है कि उनकी एम्प्लॉयमेंट रेट कहाँ पे जा रहा है, उनकी इंडस्ट्री का परसेंटेज ग्रोथ कहाँ पे जा रहा है, वो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क हो चुका है आज। लेकिन चाइना एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको ग्रोथ बहुत पॉजिटिव दिख रही है। सब कहीं मैं ये सब चीजें क्यों बात कर रहा हूँ, हमें सेक्टर में पढ़ने के वाले हैं। पहली बात तो मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है, स्ट्रक्चर बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट आता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें ना एक अकाउंट बनता है, लिटरली अकाउंट जैसा अकाउंट, जिसमें डेबिट क्रेडिट होता है कि कौन सी ट्रांजेक्शन से चीजों गुड्स आएंगे, कौन सी सर्विसेज आएंगी, कौन से पैसे जाएंगे, उनके बेसिस पे हमने डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है, कौन सी लॉन्ग टर्म के लिए आएंगी, कौन सी शॉर्ट टर्म के लिए आएंगी। बेसिकली इसके अंदर करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और रिजर्व से तीन चीजें आती हैं, तो इन तीनों को डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बेसिक बात एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। ये देखो बेटा, आजकल की ग्लोबलाइज दुनिया में आप सब बच्चे, एवरीवन, एवरी मी एंड यू इज नोन टू दिस टॉपिक ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट क्या होता है, इम्पोर्ट मतलब सामान मंगवाना। जब हम फॉरेन से इंटरनेशनल बाउंड्री से, इंटरनेशनल बाउंड्री मतलब इंडिया से बाहर से कहीं से भी, चाहे वो श्रीलंका से मंगवाए, चाहे वो रशिया से मंगवाए। ठीक है, परसों की इकोनॉमिक टाइम की न्यूज़पेपर में न्यूज थी कि 66% ऑफ ऑल ट्रेड ऑफ द इंटायर वर्ल्ड इज डन थ्रू इंडियन ओशन। दुनिया में 66% जितना ऑयल का ट्रेड होता है, ट्रेड मैं नहीं कह रहा मैन्युफैक्चर, कि उसका आना जाना जो होता है ऑयल के ट्रेड का, वो इंडियन ओशन के थ्रू हो रहा है। और इंडियन ओशन, इंडियन वाटर्स इंडियन गवर्नमेंट की टेरिटरी में आते हैं। तो दैट इज अ वेरी वेरी गुड जियोग्राफिकल एडवांटेज विच गिव्स अस अ इकोनॉमिक एडवांटेज। इंडिया उस ट्रेड का पार्ट बनता है, तो इंडिया को कुछ ना कुछ ट्रेडिंग प्रॉफिट होता है उसके अंदर। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में इक्विलिब्रियम कब आता है, ठीक है, और डिसइक्विलिब्रियम कब आता है। अब बेटा इन सब बातों से 2 मिनट पहले मैं आपके लूंगा। देखो, सबने टेक्स्ट रेफर में सुना हुआ है कि इंडिया कभी सोने की चिड़िया होता था। ठीक है, इंडिया यूज्ड टू बी अ वेरी रिच स्टेट, इंडिया यूज्ड टू बी अ वेरी 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 फेवर्ड इकोनॉमी। ठीक है, उस टाइम पे ना, देखो किसी भी इकोनॉमी के ना फेवर्ड होने के पीछे दो चीजें होती हैं। ठीक है, एक होता है उनका इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अयान सुन रहा है बेटा, ध्यान दे ले इधर, दानिश अयान इधर ध्यान दे लो बेटा। ठीक है, एक होता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी, और हाउ मच यू कंट्रीब्यूट ऑफ दैट कैपेसिटी इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। बेटा आज एक मैंने आपको ना मैक्रो इकोनॉमिक्स करवाते वक्त तब भी स्टार्टिंग में बताया था, पूरी दुनिया का जितना भी ट्रेड होता है उसमें इंडिया कितना कंट्रीब्यूट करता है, एनी आइडिया। अगर दुनिया में 100 चीजें बनती हैं गुड्स एंड सर्विसेज, इंडिया उसमें से कितनी बनाता होगा, ठीक है, वाइल्ड गैस। माइक किसके पास है जितिन? बोलो 6%। सर 6%। 6%, इट इज अप्रोक्सीमेटली 7.4, तो 7 to 8% है इस टाइम पे। ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक सुपर पावर किसको कहा जाता है, एक बड़ा एक छोटा सा बेसिक डेफिनेशन दे रहा हूँ इकोनॉमिक्स, जिसका बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस होगा। बड़ी छोटी सी बात बोली मैंने, जिस कंट्री के एक्सपोर्ट उसके इंपोर्ट से ज्यादा होंगे और वो पूरी दुनिया की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते होंगे। आज जाके घर पे देखना कि चाइना कितना कंट्रीब्यूट करता है दुनिया की इकोनॉमी में। There was a time before Britishers and Mughals came to us when we had very good education institute. दूसरा, एक तो मैंने बोला इकोनॉमिक सुप्रीमेसी, दूसरा होता है एजुकेशन सुप्रीमेसी। पढ़ाई लिखाई हमारी इतने लेवल की होती है कि हमारे पास दुनिया से लोग पढ़ने आए। ठीक है, आज तो देखो इंडिया को एजुकेशनल प्रेफर्ड डेस्टिनेशन तो नहीं माना जाता।
हाँ नो डाउट IITs और IIMs कुछ दो इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जहाँ पे शायद दुनिया से लोग पढ़ने आते हैं, ठीक है ना। बाकी जगह भी आते हैं। हम मेरे साथ लास्ट एक बच्चा कहता सर लवली देखो सारा फॉरेन भरा हुआ है, ठीक है बेटा, वो आई एम टॉकिंग अबाउट स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना, स्किल्ड एजुकेशन। तो जब हमारे यहाँ गुरुकुल सिस्टम होता था पुराने पुराने टाइम में, नालंदा टाइम पे, ठीक है, ऐसी यूनिवर्सिटीज होती थी जहाँ पे दुनिया से लोग आते थे, ठीक है ना। एट दैट टाइम यू विल बी सरप्राइज टू नो इंडिया यूज्ड टू कंट्रीब्यूट 37% टू 40% इन द वर्ल्ड जीडीपी। बिफोर हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स ने, मुगल्स ने, किसी ने किया, फेडरलिज्म खत्म हुआ बेसिकली, जो आजकल की हम इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशनल पढ़ते हैं, उससे पहले जो राज था, जो सिस्टम था, उसमें इंडिया दुनिया में 37 to 40% कंट्रीब्यूट करता था, एंड वी यूज्ड टू बी इकोनॉमिक सुपर पावर, वी एक्चुअली यूज्ड टू बी इकोनॉमिक सुपर पावर। बट आज हम उस लेवल पे नहीं है, क्योंकि हमारा कंट्रीब्यूशन 7 to 8% है सिर्फ। कितना कंट्रीब्यूशन है हमारा? सिर्फ 7 to 8%। दैट इज अ वेरी वेरी नीच परसेंटेज, ठीक है। तो इसका एक ग्राफ है बड़ा अच्छा, ठीक है। चाइना ने भी वो पोजीशन लूज की थी। चाइना भी एक टाइम पे बिफोर इंडिया, ठीक है, 30% तक कंट्रीब्यूट करता था, और आज चाइना 28 to 30% कंट्रीब्यूट दोबारा से कर रहा है। अमेरिका 20 से 25% कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो इसका मतलब जौन सी कंट्री दुनिया को देगी, गुड्स देगी, सर्विस देगी, ठीक है, जब आपकी कंट्री के एक्सपोर्ट बेटर होंगे, देन ओनली यू कैन बिकम अ सरप्लस स्टेट। सिंपल सा लॉजिक है। आप चीजें खरीदते कम हो, बनाते जाना। इंडिया देखो, अब हमारी इस टाइम पे एनर्जी नीड्स देखो, हम सारा का सारा फ्यूल डिपेंडेंट है। हम तेल तो हमारी कंट्री में निकलता ही नहीं, जितना मर्जी हम ट्रेड कर लें, पर मैन्युफैक्चर ऑफ ऑयल तो है नहीं, ठीक है, तो वो हम इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है ना। हाँ, अब हमने हमारे इंडियन जोग्राफिकल नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके काफी चीजों का एक्सपोर्ट शुरू किया है, बट अभी भी हम सरप्लस स्टेट नहीं बने। एक चीज आपको बता दूं, इंडिपेंडेंस के बाद से लेकर आज तक, एक क्वेश्चन है आज के लिए, एक छोटा सा एक एक्टिविटी है, ऑनलाइन ढूंढनी मिल जाएगी। 1947 से लेकर 2025 तक बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस इंडिया का कितने साल रहा है? मतलब वो कितने साल रहे हैं? एक्स मतलब एक्सपोर्ट, एम माइनस एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, हमारा सरप्लस रहा हो। यू हैव टू फाइंड आउट दिस आंसर। आपने आंसर ढूंढना है कि हमारे इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस कितने सालों में रहा है, और कौन कौन से ईयर्स में रहा है। गिनती के काउंटेबल ऑन फिंगर्स टाइप डाटा है, आपने ढूंढ के लेके आना है, ठीक है। चलो, ये थोड़ा सा मैंने एक ओवरव्यू दिया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की इंपॉर्टेंस कितनी है, ठीक है। और जो फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर पढ़ा ना, वो इसके लिए पढ़ते हैं, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम ये पढ़ेंगे कितने गुड्स आ रहे हैं, कितने गुड्स जा रहे हैं, कितना ट्रेड वायबल है, कितना ट्रेड इनविजिबल गुड्स का, कितना विजिबल गुड्स का, वो सारा मैं भी पढ़ाऊंगा। लेकिन उसको कन्वर्ट करते हैं करेंसी में, कि हाँ भाई इंडिया से बैम्बू गया इतने का, इंडिया से मखाने गए इतने के, ठीक है, इंडिया से जी दालें गई इतने की, इंडिया से जी पल्सेस एक्सपोर्ट हुए, जो इंडिया से चीजें जाती, मसाले एक्सपोर्ट हुए, ठीक है ना, इतने, ठीक है। तो वो चीजें हुई, वो कौन सी करेंसी में कन्वर्ट होगी? दैट इज फॉरेन एक्सचेंज। अगर वो जैसे अब वो इंडिया से कोई सामान आगे, अब दुनिया में कहीं भी सामान जाता है, 90% अभी भी तो यूएसडी में कन्वर्ट होता है, यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स में, ठीक है। इसलिए तो डॉलर की सुप्रीमेसी है कि वो हर एक ट्रांजैक्शन में एक प्रॉफिट फेच कर जाता है, चाहे उसने कोई ट्रेड किया कि नहीं किया। इंडिया जी चाइना के साथ ट्रेड कर रहा है, वो यूएस डॉलर में पेमेंट कर रहा है, तो यूएस डॉलर 2-4% प्रॉफिट कमा गया। गेटिंग अ पॉइंट, ट्रांजैक्शनल वैल्यू ले गया। तो उस चीज को आज चैलेंज किया जा रहा है दुनिया में। चाइना भी चैलेंज कर रहा है, इंडिया भी कर रहा है, कुछ यूरोपियन, रशिया भी कर रहा है, स्टेट्स भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इट्स नॉट दैट इजी, ठीक है ना। और इसको ओवर द ईयर हम कहें 5 साल, 10 साल, 15 साल में खत्म कर, नॉट पॉसिबल। चाइना ने, देखो, एक बहुत इसके पीछे कभी डिस्कशन करनी हो कर सकते हैं कि इंडिया ऐसा कब अचीव कर सकता है, ठीक है ना। हमारे कंट्री में ना, चाइना में क्यों इतनी ग्रोथ होगी? क्योंकि चाइना में ना रिलीजन बेस्ड नहीं सिस्टम है आज कोई। वो तो सब लोग खुद को ना चाइनीज कहते हैं, वो ऐसे नहीं कहते कि हम चाइना में ये कम्युनिटी के लोग हैं, ये कम्युनिटी के लोग हैं, ये कम्युनिटी के लोग हैं। इंडिया में ना हमारे थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल इस तरह से बना गए ब्रिटिशर्स कि वी समहाउ फॉट फॉर 50 to 60 years ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ठीक है। अब हमारी जनरेशन, आपकी जनरेशन उठी है उस चीज से, लेकिन 100% नहीं उठी अभी भी। मे बी अब ये 2000 बॉर्न एरा के जो बच्चे हैं,
जिसको हम इंटरनेट एरा, अब एआई एरा के बच्चे आएंगे, दे माइट नॉट गो इनटू दैट एरा। तो इसका मतलब जब तक डिवाइड रहेगा कि सोसाइटी में ना, वो एक इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं बन पाएगी, इकट्ठे होके एफर्ट्स नहीं बन पाएंगे। ठीक है, चलो वापस आते हैं इस टॉपिक पे। आज मैं आपको पहले 2 टॉपिक्स बताऊंगा सिर्फ। ठीक है, पहला टॉपिक है मीनिंग ऑफ बीओपी। चलो नचिकेत रीड कर इसको बेटा। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ Balance of payment is an accounting statement that provides a systematic record of all the economic monetary transaction between the resident of a country and the rest of the world in a specified time period, generally 1 year. अंडरलाइन दिस थिंग। अकाउंटिंग स्टेटमेंट, ये अकाउंट्स का हिसाब किताब है सरकार का, हमारा दुनिया में क्या लेना देना है पैसे के मैयर में, बार्टर में नहीं। बार्टर होता है कि चल तेरी कंट्री से मैंने सामान ले लिया, मेरी कंट्री से। अब मनी क्यों एवोल्यूट हुई, बार्टर क्यों खत्म हुआ, सब पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, हम गुड्स को एक्सचेंज करते हैं जिनकी एक इकोनॉमिक वैल्यू है। हमारी कंट्री के रेजिडेंट्स जो हमारे, जैसे आप लोग हो, मैं हूँ, सब है, हम रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया हैं। ठीक है, और दुनिया में किसी भी लोगों के साथ। ठीक है ना, और उसका टाइम पीरियड फ्रेम है 1 ईयर। वो 1 ईयर कौन सा है, गवर्नमेंट का फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। बेटा जो बजट आता है ना हमारा साल का, उस बजट से पहले एक दिन पहले इकोनॉमिक डाटा आता है। क्या आता है, इकोनॉमिक डाटा। उस इकोनॉमिक डाटा में ये बीओपी अकाउंट दिया होता है। तो अगर किसी ने बजट पढ़ना है, बजट पढ़ने से पहले कोई बंदा इंटरनेशनली ट्रेड करना चाहता है, अपना बिजनेस इंटरनेशनल लेके जाना चाहता है, या इंटरनेशनली एक्सपोर्ट कर रहा है, वो थोड़ा नॉलेज लेना चाहता है, तो वो बजट से पहले इकोनॉमिक डाटा पढ़े, 2-4 साल लगातार पढ़े, उसको बैठे मेरा लगाए। ही और इट कंपनी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि इंडिया में फॉरेन में क्या इंपोर्ट और क्या एक्सपोर्ट करने के रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं, क्या स्कोप है। ठीक है ना, अब रेजिडेंट के अंदर इंडिविजुअल भी आते हैं, फॉर्म्स भी आती हैं, गवर्नमेंट भी आता है। वो एक्सपेंडिचर मेथड याद कर लो। ठीक है ना, प्राइवेट एक्सपेंडिचर भी आ गया, हाउस होल्ड भी आ गया, बिजनेस भी आ गया, गवर्नमेंट भी आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसको रीड कर बेटा, इसको नोट बना लेना सब बच्चे, ये 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता होता है। हाँ, इसको रीड कर। It does not include diplomatic staff, foreign military personnel, tourists, migratory workers, and branches of foreign companies. फॉरेन मिलिट्री पर्सोनल, टूरिस्ट, माइग्रेंट वर्कर्स एंड ब्रांचेस ऑफ फॉरेन कंपनी। ठीक है ना, देखो डिप्लोमेटिक स्टाफ कौन होता है, जो एम्बेसीज में काम कर रहा है। जापान की एम्बेसी है, यूएस की एम्बेसी है, ठीक है ना, कनाडा की एम्बेसी है, किसी भी कंट्री की एम्बेसी है, उसमें कोई ऑफिसर काम कर रहा है जो उसकी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसको हम हमारा पार्ट नहीं गिनेंगे, वो उसका पार्ट है। हमारा इंडियन का कोई आईआरएस ऑफिसर है, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज का, वो यूएस में किसी इंडियन एम्बेसी में पोस्टेड है, तो उसको हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट मानेंगे। ठीक है ना, उसको इंडिया की इकोनॉमी का पार्ट मानेंगे। ठीक है, फॉरेन की मिलिट्री पर्सोनल्स हैं, बेसिकली जितने भी फॉरेन रेजिडेंट्स हैं जो इंडिया में काम कर रहे हैं लेकिन अपनी फॉरेन कंट्री के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है ना, अब ब्रांचेस ऑफ फॉरेन कंपनी बड़ा एक ना डिप्लोमेटिक सा इशू होता है। ब्रांचेस ऑफ फॉरेन कंपनी जो इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट करते हैं इंडिया में, वो टैक्स लगता है। ठीक है, लेकिन वो जो रेमिटेंसेस करती हैं, मतलब जो पैसा वहां ट्रांसफर करती हैं फॉरेन में, वो उनकी फॉरेन इनकम है। जैसे कोका कोला है, कोका कोला यूएस की कंपनी है, ठीक है, इंडिया में बॉटल्स भी बनाती हैं, अपनी कोक मैन्युफैक्चर भी करती हैं। ठीक है ना, तो क्या मतलब कोका कोला इंडियन कंपनी होगी? नो, इट्स अ फॉरेन कंपनी। तो उसके जो भी लेन देन यूएस के साथ होता है, दैट इज नॉट कंसिडर्ड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है ना, गेटिंग अ पॉइंट, एंड मोस्ट प्रोबेबली ऑन द पर्सनल लेवल। ठीक है, अब इकोनॉमिक मॉनेटरी वैल्यू के अंदर 2 चीजें आती हैं। ठीक है, डिप्लोमेटिक स्टाफ बेटा, चलो जतिन इसको डेफिनेशन को ना ऊपर कर देना नोट्स में, यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, डिप्लोमेटिक स्टाफ होता है एजेंट एम्प्लॉयड बाय द स्टेट इन इट्स डिप्लोमेटिक सर्विसेज। डिप्लोमेटिक सर्विसेज मतलब सिविल सर्विसेज, जैसे इंडिया में सिविल सर्विसेज कहते हैं, यूएस में उसको फेडरल सर्विसेज कहते हैं। ठीक है ना, हर कंट्री में अलग नाम से बोला जाता है। ठीक है, अब इकोनॉमिक और मॉनेटरी ट्रेड के अंदर क्या क्या आता है? सबसे पहले आता है विजिबल ट्रेड। विजिबल मतलब जो दिखता है,
बेटा विजिबल याद रखना, 1 मार्क्स में आता है। इट इज ऑफ गुड्स, किसका होता है? गुड्स का, ठीक है। इट इज कॉल्ड मर्चेंडाइज और विजिबल ट्रेड बिकॉज गुड्स कैन बी सीन, क्योंकि गुड्स को देखा जा सकता है। वी कैन सी द गुड्स, कि गुड्स कहाँ से कौन खरीद रहा है, किसको खरीद, कौन बेच रहा है, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, जो फिजिकल टेंजिबल गुड्स है, ठीक है ना। जो मैंने अभी बात की कि हम बैम्बू को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मखाना को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दालों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वेजिटेबल्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फ्रूट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, वो चीजें होती हैं, ठीक है। इनविजिबल होता है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज, ठीक है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये सर्विस है, डॉक्टर है, कोई एक्स वाई जेड जिसमें गुड्स नहीं है, इंटेंजिबल्स है, तो आप इसको एक वर्ड यहाँ पे इंटेंजिबल क्या लिख लो, इंटेंजिबल। जिन्होंने नोट्स लिखे हैं साथ में मार्क कर लें, ठीक है, और इसको हम टेंजिबल कहेंगे। उसके बाद थर्ड आता है क्या, उसमें पढ़ा था गवर्नमेंट बजट में, करंट कैपिटल ट्रांजैक्शंस, ठीक है। इट इंक्लूड कैपिटल रिसीट्स, ठीक है, एंड कैपिटल पेमेंट्स। नाउ व्हाट है कैपिटल रिसीट्स? कैपिटल रिसीट्स कौन सी होती हैं? कोई भी चीज जिससे पैसा आ रहा है आपको फॉरेन से, जब आपको फॉरेन करेंसी आती है ना, ठीक है ना, किसी भी कारण से, जैसे आपने किसी को सामान बेचा और वो लॉन्ग टर्म के लिए आ रही है, ठीक है। जैसे इंडिया में, इंडिया की गवर्नमेंट का कोई एसेट है लंदन में पड़ा, ठीक है, इंडिया ने वो एसेट बेच दिया, पैसा आ गया, ठीक है। बोरोइंग की, जैसे बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है, जापान की गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर किया था, फाइनेंस किया था, तो हमने वो जापान से बोरो किया, ठीक है ना, तो वो चीज होगी। तो बेसिकली कोई भी कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल पेमेंट गवर्नमेंट बजट के अंदर भी, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट, ये बात समझना, ठीक है। क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर सारे गुड्स एंड सर्विसेज आउटसाइड द वर्ल्ड, अच्छा वो 4 सेक्टर इकोनॉमी पढ़ते थे ना, 4 सेक्टर्स में, यहाँ पे इस चैप्टर में हम सिर्फ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। किसकी बात करेंगे? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की। नेशनल इनकम, मनी बैंकिंग, एग्रीगेट डिमांड सप्लाई, इसमें हमने वो 3 कंपोनेंट्स की बात की थी, हाउस होल्ड की, गवर्नमेंट की और प्राइवेट फाइनेंशियल कंजम्पशन की, ठीक है। अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन, ये बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट ना, टीचर्स को पसंद है, पता नहीं कि रिगार्डिंग एग्जांपल्स बनाते हैं, स्टार लगा लो। ट्रांसफर्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन डालते हैं 1 मार्क का, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कंसीडर्ड एज अ ट्रांसफर, व्हिच विल बी कंसीडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग बीओपी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी कंसीडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग बीओपी, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है गिफ्ट्स। बेटा फॉरेन में आपके भी रिश्तेदार बैठे होंगे, भाई बहन बैठे होंगे, आप उनको कहते हो ना गिफ्ट भेज दो, ठीक है ना। कोई आया आपको फॉरेन से, आया आपके लिए आईफोन गिफ्ट ले आया, कोई आया आपके लिए प्ले स्टेशन गिफ्ट ले आया, ठीक है। जब आपको कंसिडरेशन में कुछ मिलना नहीं है बदले में, फ्रेंड्स एंड फैमिली से आपको 1 वे ट्रांजेक्शन हो रही है, उसको कहते हैं यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन, ठीक है ना। पर्सनल रिमिटेंसेस, कोई फॉरेन में बैठा है, जैसे मैं बैठा हूँ, मैं अपनी फैमिली को पैसे भेजूं, तो पर्सनल रिमिटेंस है, मतलब मेरे पर्सनल अकाउंट पे, नॉट बिजनेस अकाउंट पे मैं कुछ पैसा भेज रहा हूँ, ठीक है ना। दीज आर कार्ड यूनिलेटरल आएगा, जिस दिन इसको वर्ड को ठीक करें यहाँ पे, ठीक है। दीज आर कॉल्ड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, ठीक है। अब इंपोर्ट, ठीक है। इंपोर्ट तो सिंपल बेटा आपको पता है क्या होता है, जब हम गुड्स बाय करते हैं। एक्सपोर्ट जब हम गुड्स सेल करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, इफ अ बेल्जियम कंपनी प्रोड्यूसेस चॉकलेट, बेल्जियम चॉकलेट फेमस है ना, उसको यूएस बेचते हैं, ठीक है ना। तो यूएस के लिए वो क्या होगा? पोर्ट होगा, और बेल्जियम के लिए क्या होगा? एक्सपोर्ट होगा। इसका मतलब हर ट्रांजेक्शन किसी ना किसी कंट्री के लिए एक्सपोर्ट है और किसी ना किसी कंट्री के लिए इंपोर्ट है, ठीक है। ये वाला पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड ऑल द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो यानी कि जितने भी फॉरेन एक्सचेंज में, फॉरेन करेंसी में होने वाली ट्रांजेक्शन्स है, वो सारी रिकॉर्ड की जाती है। और ये मैंने बड़ा एक सिंपल लॉजिक लिखा है बेटा, इसको दिमाग में बिठा लेना कि क्रेडिट साइड एक अकाउंट है, ऐसे ऐसे अकाउंट बनता है, एक डेबिट है क्रेडिट, ठीक है। बीओपी का एक अकाउंट बनता है जिसमें कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट बनता है। क्रेडिट साइड पे सारी सारी इनफ्लोज आती हैं, क्या आती हैं? इनफ्लोज आती हैं। डेबिट साइड पे सारी क्या आती हैं? आउटफ्लोज। इनफ्लोज मतलब रिसिप्ट्स, ठीक है। रिसिप्ट्स ऑफ फॉरेन करेंसी, गुड्स की रिसिप्ट नहीं बात की जा रही। जब भी पैसा आएगा फॉरेन करेंसी का वो क्रेडिट होगा, जब भी पैसा जाएगा आउटफ्लो होगा फॉरेन करेंसी का वो डेबिट होगा। ये इसको स्टार लगा लो, दिमाग में रख लो। क्रेडिट इनकम्स, इसको इनकम्स की तरह सोचो, नॉमिनल अकाउंट की तरह सोचो,
ठीक है ना। पेमेंट्स और खर्चे डेबिट होंगे, इनकम और रसीड्स क्रेडिट होंगी। मीनिंग क्लियर है बेटा बैलेंस ऑफ पेमेंट का? डाउट किसी को? ठीक है, कोई डाउट नहीं है सर? डाउट कंपोनेंट्स में बस ध्यान आगे, कंपोनेंट्स के सिर्फ नाम समझ लो, कल डिटेल करेंगे। कंपोनेंट्स में 3 पार्ट आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करंट अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट, एक रिजर्व। ठीक है ना। अगर हम इसको ध्यान से देखें, ये हमारा एक डायग्राम है। करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स अलग से पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट अलग से पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो हमें करंट और कैपिटल अकाउंट को अलग अलग पढ़ना पड़ेगा, ठीक है बेटा। जैसे इसको ना ठीक कर ली पीडीएफ को, ये देखिए ठीक नहीं आ रहा, ठीक है। ओके सर। यहाँ तक दिस इज द टॉपिक हियर, ठीक है। तो आपको करंट और कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स को पढ़ना है, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स अगर बोला जाए करंट अकाउंट क्या होता है? करंट अकाउंट रेफर्स टू एन अकाउंट व्हिच रिकॉर्ड रिसीट्स एंड पेमेंट ऑफ फॉरेन ट्रांसफर अकाउंट ऑफ सच ट्रांजैक्शन व्हिच डू नॉट इम्पैक्ट एसेट लायबिलिटी स्टेटस ऑफ अ कंट्री। तो इन दोनों को पढ़ते वक्त जो डिफरेंशिएशन ध्यान में रखना है करंट और कैपिटल को, कि एक सरकार का जिससे एसेट और लायबिलिटी में फर्क पड़ता है, गवर्नमेंट की फ्यूचर लायबिलिटी और एसेट में जिसमें फर्क पड़ता है, दोज आर कैपिटल ट्रांजैक्शंस। और करंट अकाउंट वो है जिससे एसेट लायबिलिटी में फर्क नहीं पड़ता। ये एक डेफिनेशन के लिए याद रख लो, जिन चीजों से एसेट लायबिलिटी में फर्क पड़ता है वो कैपिटल ट्रांजैक्शंस होती हैं, जिन चीजों से एसेट लायबिलिटी में फर्क नहीं पड़ता वो करंट ट्रांजैक्शंस होती है। क्लियर है बेटा आपको? ठीक है, चलो आज इतना ही करते हैं, कल कंपोनेंट्स को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है।